दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में अवैध माइका खदान में धंसा चाल, 2 की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बगोदर टोल प्लाजा पास लूटे गए स्विफ्ट डिजायर वाहन को पुलिस ने यूपी के बलिया से किया बरामद, 1 अपराधी गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सड़क किनारे खड़ी जेसीबी को अनियंत्रित ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 1 महिला की मौत। घोड़थंबा ओपी के डरोंडा की घटना। राजदार धाम में साधु से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, ग्रामीणों ने निकाला पैदल मार्च। और हनी होली ट्रिनिटी स्कूल को सीबीएसई से मिली +2 की मान्यता, विद्यालय परिवार में खुशी, प्रबंधन ने कहा छात्रों को मिलेगी सहूलियत। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। तीसरी प्रखंड के मनसाडीह पंचायत अंतर्गत सकसेकिया जंगल में रखवा में संचालित अवैध माइका खदान का जाल धंसने से खदान के अंदर काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खदान में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। बाकी मजदूरों ने किसी तरह उस खदान से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना मंगलवार दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं अवैध माइका खदान को संचालित करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि देर शाम तक घटनास्थल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था। इधर घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र में संचालित अवैध माइका खदान बीते 10 वर्षों से संचालित हो रहा है और इसके संचालन में आधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा था। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे चल रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि अवैध माइका खदान में काम कर रहे मजदूर रंजीत राणा व संजीत राय की जान इस अवैध माइका खदान में चली गई। वो साइड वाला में पत्तल दिखाओ। टायर के देखो निकाल हमने 3 घंटा ले काटते रह गए, लेकिन माटी हरा से आ रहले। इधर घटना के बाबत मृतक मजदूर रंजीत राय के चचेरे भाई ने बताया कि यह खदान कारू मोदी के द्वारा संचालित था। घटना के बाद इसकी सूचना संचालक कारू मोदी को दी गई, लेकिन चाल में दबे उसके भाई को निकालने का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया। वहीं मजदूरों के माइका खदान से मजदूरों का शव बाहर नहीं निकलने से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान थे। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा भी अवैध खदान के पास लगा हुआ था। कब की घटना है? 1 बजे, मतलब 1 बजे की घटना है। अभी तो लाश दबा हुआ है। के गो है 2 ठो। और कारूलाल आया कि सुनने में आया 8-10 ठो है जी। 8 नहीं है, 2 ठो। 2 ठो मात्र, बाकी सब। अच्छा, खदान संचालक जो है कारूलाल आया कि नहीं? नहीं आया। वो भी नहीं आया? नहीं आया। जानकारी मिलने के बाद भी? जानकारी देने के बाद भी नहीं आया। और पुलिस भी नहीं आया। इधर देर शाम मिली जानकारी के अनुसार पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई थी। बगोदर थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप 27 फरवरी को लूटी गई स्विफ्ट डिजायर वाहन को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया थाना स्थित तिवारी चक गांव में लुटेरे के साथ बरामद कर लिया है। मंगलवार को पुराना पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी में भी पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 27/2/2021 को एक सूचना प्राप्त हुई बगोदर थाना अंतर्गत की एक व्यक्ति जो कि उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की लूट की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि इनकी गाड़ी जो उबर अंतर्गत चलाते थे, ये मालिक जो स्वयं थे, लेकिन इनकी गाड़ी उबर में चलाते थे। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इनको बुक किया गया। बुक करने के उपरांत गाड़ी को लेकर के बोकारो आए। बोकारो से फिर वापस कलकत्ता जाने के क्रम में इनको भय दिखाते हुए इनकी गाड़ी को लूट लिया गया। कांड को
कांड की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर इसमें इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया, जिसके नेतृत्व एसडीपीओ बगोदर के द्वारा किया जा रहा था। इस संदर्भ में जो लूटी हुई गाड़ी है उसकी बरामदगी की गई है। लूटी हुई गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, जिसकी बरामदगी यूपी के बलिया से हुई है। साथ ही एक और व्यक्ति जो इस कांड में संलिप्त जिनको पाया गया है उनकी अरेस्टिंग भी हुई है, उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। अन्य जो अभियुक्त इस कांड में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के डोरंडा में बीती रात दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतका सदानंद राय की 50 वर्षीय पत्नी मंजू देवी थी। बताया गया कि सदानंद राय रविवार की देर शाम नई जेसीबी खरीद कर लाए थे। रात के करीब 11 बजे वो सड़क किनारे घर के बाहर जेसीबी खड़ी कर परिवार के साथ पूजा कर रहे थे। इसी दौरान कोडरमा की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर जेसीबी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में उनकी पत्नी मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन उन्हें लेकर रांची निकले। इसी बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जेसीबी के पास खड़ी एक सवारी गाड़ी और कमांडर जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक का पहिया भी खुल गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना पर ओपी प्रभारी रोशन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं चालक को हिरासत में लिया है। खोरी महुआ से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सरिया के पवित्र तीर्थ स्थल राजदह धाम में बीते दिनों एक साधु के साथ मारपीट की घटना से स्थानीय लोगों में उबाल है। लोग इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को इसी मुद्दे पर विभिन्न धार्मिक संगठन तथा राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च को लेकर लोग सबसे पहले ठाकुरबाड़ी मैदान में एकत्र हुए और फिर विजय कुमार सिंह तथा अनूप कुमार पांडे के नेतृत्व में एक बैठक की। इसके बाद ठाकुरबाड़ी मैदान से अनुमंडल कार्यालय सरिया तक जोरदार नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च किया। आज आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सभी आज हमारे सदन वहीं अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया को एक आवेदन भी सौंपा। अगुवायों ने कहा कि संत के साथ मारपीट घटना के सभी नामजद अभियुक्तों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो बाध्य होकर गुरुवार को सरिया में मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 5 मार्च को रांची दुमका मुख्य मार्ग को राजदह धाम के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन जाम कर दिया जाएगा। सरिया के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजदह धाम में संत शीतल दास पर हमला के खिलाफ आज यह प्रतिवाद मार्च है। इस मार्च के माध्यम से सरिया क्षेत्र के धर्म प्रेमियों, न्याय पसंद नागरिकों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि
संत शीतल दास पर किए गए जानलेवा हमला के खिलाफ हमलावरों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। मित्रों, यह मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्षेत्र के लोगों को बताना चाहूँगा कि आए दिन राजदह धाम जो इस पूरे क्षेत्र का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आस्था व्यक्त करते हैं रोज बरोज, उस स्थल को इस तरह से गंदा करना, साधु संतों पर हमला करके लोगों के आस्था पर आघात पहुंचाना, ये घोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ आज यह मार्च है। इस तरह के उपद्रवियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई का मांग करते हैं। कि बीते 28 तारीख को वहाँ जो साधु रहते हैं हीरालाल दास जी, उनके साथ स्थानीय प्रमुख और उनके गुर्गों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसका लिखित आवेदन हम लोगों ने 28 तारीख को ही थाना में दिया। तत्पश्चात आवेदन पर FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए जो राजदहा में राजदहा विकास समिति चल रही है, कल बैठक कर निर्णय लिया कि अगर उक्त आवेदन के आधार पर जो FIR दर्ज हुआ है, नामित व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं होने के बावजूद आज सरियावासी हताहत हैं और उसी बिहाफ में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रतिवाद मार्च के माध्यम से एक मांग पत्र सौंप रहे हैं, जो स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सरिया थाना प्रभारी और सरिया के अंचल निरीक्षक, इस सभी लोगों को हम लोगों एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। मांग पत्र में पहला मांग है कि सरिया में जो राजदहा धाम के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आने वाले दार्शनिक लोगों से मुद्रा मोचन किया जा रहा, भया दोहन किया जा रहा है, इसको तत्काल आज के आज प्रशासन लगाम लगाए और उस पर रोक लगाए। दूसरा मांग है कि जो संत साधु के साथ मारपीट हुआ है, उसके जो अभियुक्त है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। और तीसरा मांग है कि जो फर्जी ट्रस्ट बनाया गया उन लोगों के द्वारा, उस पर जांच कर उन लोगों पर, दोषियों पर कार्रवाई करे और फर्जी ट्रस्ट को प्रशासन जो है सो निरस्त करे और अपने देख रेख में एक कमेटी का निर्माण करे जो राजदहा धाम को विकास की ओर ले जा सके। और अगर इन सभी विषयों पर जो हम लोगों ने मांग रखा है उस पर प्रशासन के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं होता है, तो बृहस्पतिवार 4 तारीख को संध्या में हम लोग मसाज जुलूस निकालेंगे और 5 तारीख को राजदहा मुख्य मार्ग के सामने रांची दुमका मुख्य मार्ग को अनिश्चितकालीन जाम कर देंगे जब तक वो अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती। ये लोगों का सामूहिक डिसीजन है, क्योंकि इस घटना से पूरे सरिया के तमाम सनातन धर्म प्रेमी सभी लोगों के दिल में आघात पहुंचा है और सभी लोग मर्माहत हैं इस घटना को लेकर। के प्रकरण में जो घटना घटी है वह काफ़ी निंदनीय है और इसमें जो लोग गलती किए हैं और जो दोषी हैं उनको हर हाल में प्रशासन को सजा देना चाहिए। और जो प्रकरण है उसमें यदि वैसा कोई व्यक्ति गलत पाया उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने राजदहा धाम के लिए बहुत कुछ किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही राजदहा धाम में अस्मिता चुग जो पर्यटन सचिव थी वो विजिट किए हैं। राजदहा धाम में तत्कालीन पर्यटन मंत्री माननीय अमर बावरी जी भी गए हैं। इसलिए भाजपा हर समय सन्नद्ध है, लेकिन वहाँ से जो बालू चोरी हो रही है और ये प्रशासन आज तक नहीं देखा और जो लोग आज आंदोलन भी कर रहे हैं उन लोगों ने भी कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए किसी घटना को राजनीतिक षड्यंत्र देना ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है साधु पर जो आक्रमण है या हमला है वो निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी पूरी जांच पड़ताल करके अपना अभियान जारी करेगी और सरकार से जांच का मांग करेगी। सरिया थाना क्षेत्र के सेवा बांध में बीती रात कॉमन सर्विस सेंटर में चोरों ने धावा बोला और हजारों के सामान बटोर ले गए। घटना को लेकर भुक्तभोगी मनोज महतो ने थाना में तहरीर दी है। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत संचालक मनोज महतो ने बताया कि हर दिन की तरह वो दुकान बंद करके चले गए। आज सुबह जब वो दुकान खोले तो देखा कि सामान बिखरे पड़े हैं और दुकान के पीछे का दरवाजा खुला है। बताया कि चोरों ने इन्वर्टर, बैटरी, 2 प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन आदि चुरा लिया है। बताया कि 80 से 90 हजार के सामान चोरों ने गायब कर लिया। घटना की सूचना पर ASI लव कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली
उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एक मिनट आगे में दुकान अपना बंद करके घर गए थे तो सवेरे मैं आकर देखता हूँ यहाँ पे मेरा पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरा दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मेरा यहाँ से फाइबर बैटरी और 2 प्रिंटर से तरफ से मिला हुआ था। ये स्टम्प प्रिंटर लेमिनेशन एक नंबर है ये सब। मैं एक खाना नंबर बनाने को इसका है। अब बच्चा कई बार आता है मेरा 80,000 90,000 के एक था। नंबर इस घटना का अंजाम दिया गया है, जिसको सूचना मिलने पर घटनास्थल पर मैं यहाँ पे आया हूँ। आगे देखता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है इसका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने 6 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग कुलपति के नाम एक ज्ञापन गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार को सौंपा। बताया गया कि यूजी सेमेस्टर 1 में छात्रों से लिए गए अधिक फीस को वापस करने, महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्र परामर्श केंद्र बनाए जाने, गर्मी बढ़ने से पहले महाविद्यालय में पेयजल की समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने, पूर्व में छात्र संघ के द्वारा फिल्टर वाटर लगाया था पर सभी फिल्टर में कुछ अंदरूनी दिक्कत आने से खराबी आ गई थी, उसे यथाशीघ्र ठीक कराए जाने, यूजी और पीजी सेमेस्टर 1 के सभी विषयों की ऑनलाइन क्लास चालू करने, कॉलेज परिसर में हेल्प डेस्क लगाने की अनुमति देने, पीजी की पढ़ाई सिर्फ इतिहास और हिंदी में आरके महिला कॉलेज में हो रही है, वहां होने के बजाय यदि गिरिडीह कॉलेज हो तो छात्र और छात्राएं दोनों इस सुविधा का लाभ मिले, इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बिल्डिंग है फैकल्टी उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, फिर वर्किंग है कि नहीं तुम लोग बताओ। वहाँ तो वर्किंग नहीं है, ये भी बंद है, ये भी दोनों ऐसे बुलाते हैं। इस पॉइंट पर बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा बात है। बस कोई कौन नहीं है जो ठीक जरूरी है वही। तो ये प्रचार मौजूद खुद वही लिखा ना, तो हम फॉरवर्ड करने से क्या होगा, तुम लिखते ना कुलची मुझसे द्वारा तब वो वहाँ चला। ये वाला पर्टिकुलर ये चीज ये तो आप ही के लिए है, ये पर्टिकुलर वहाँ पे, तो इसके लिए एक आपको दे देंगे। ये जानते हो कि नहीं, ये अगर लिखोगे ना तो वो हम लिखे हुए हैं 3 व्यवस्था। अच्छा। तो ये तुम लिखोगे ना पता चलेगा ना उनको भी कि कॉलेज में क्या शॉर्टेज है। हाँ। तुम हमको लिख दो तो यहाँ रह जाएगा ना, तो एकदम साफ बात लिखो कि ये सब शॉर्टेज है और ये इसका निदान होना आवश्यक है। समझ गए ना? कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हुट्टी बाजार स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल स्थित टीबी केंद्र, कोविड-19 कलेक्शन सेंटर एवं सामुदायिक भवन हुट्टी बाजार का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। इस चरण में सुरक्षित तरीके से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों एवं कोविड-19 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों को टीकाकरण किया जा रहा है। सभी लाभुकों को उनकी बारी आने के पश्चात ही टीका लगाया जा रहा है। और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 1 मार्च से सामान्य जनता के भी कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 60 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति ज़िले में 2 सेशंस पर आकर अपने वैक्सीन को प्राप्त कर सकते हैं। शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र हुट्टी बाजार तथा जिला टीबी सेंटर में व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था उपलब्ध है। कोई भी 60 साल के ऊपर के पुरुष अथवा महिला अपना आधार कार्ड और कोई एक आईडी कार्ड लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन भी यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ में AE5 की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 100 लोगों को प्रतिदिन इन दोनों स्थलों पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ है और
कंटिन्यूस चलती रहेगी और इसका लाभ गिरिडीह के सभी वृद्धजन उठा सकते हैं। गिरिडीह स्टेडियम में चल रहे जिला क्रिकेट संघ द्वारा ए डिवीजन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। सेमीफाइनल मुकाबले में मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। मौके पर सांसद का गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रमेश यादव एवं जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच माही 11 एवं RNPL क्लब के बीच खेला गया। इस मैच में माही 11 ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मैच में मैन ऑफ द मैच रहे राजेश तिवारी को मुख्य अतिथि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के हाथों पुरस्कार प्रदान किया गया। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन और खेल विभाग के हमारे पदाधिकारी हैं, गुड्डू जी हैं। क्योंकि क्रिकेट प्रत्येक जिला में एक कार्यक्रम होता है, कोरोना के कारण थोड़ा सा विलम्ब, जैसा कि बताया गया, विलम्ब हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए और खेल से जुड़े सभी हमारे जितने भी सहयोगी हैं, खेल से ही हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं और गिरिडीह का नाम रोशन हम लोग कर सकते हैं। हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा एसोसिएशन को कि जब भी आप हमको याद कीजिएगा, हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे और आपको सहयोग करेंगे। इधर इस दौरान गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सांसद से स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए जिम की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वहीं ग्राउंड के रखरखाव हेतु डीप बोरिंग की भी मांग की गई, जिस पर सांसद की ओर से इन कार्यों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। लोगों के बीच गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद गार्जियन स्वरूप श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा, चूँकि खेल से हम लोगों का भी शुरू से लगाव रहा है और गिरिडीह जिला में खेल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पे जिला के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे अवगत कराएं माननीय सांसद जी को। और माननीय सांसद जी से हम लोग अपील करेंगे कि गिरिडीह की खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए यहाँ की जो समस्या हैं उनको निराकरण करने का। गिरिडीह जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2020-21 का टूर्नामेंट 24 फरवरी से शुरू हुआ। फिलहाल यहाँ टूर्नामेंट 2 डिवीज़न ए और बी डिवीज़न में होता है, जिसमें ए डिवीज़न का टूर्नामेंट 24 फरवरी से शुरू हुआ। आज इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच माही 11 और RNPL के बीच खेला गया। अगला सेमीफाइनल कल है और 7 तारीख को ए डिवीज़न का फाइनल मैच होगा। इसी बीच बी डिवीज़न का टूर्नामेंट भी स्टार्ट होगा। चूँकि कोरोना काल में टूर्नामेंट ये हम लोगों का अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोगों को प्रशासन से विलम्ब से परमिशन मिला है, तो ये टूर्नामेंट हम लोगों ने नॉकआउट करवाया है। और टूर्नामेंट जो ए डिवीज़न है वो स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से हो रहा है, जिसका आज सेमीफाइनल था। आज हमारे बीच माननीय सांसद जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए और इसके बाद हम लोग का बी डिवीज़न का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। 2-3 दिनों के अंदर बी डिवीज़न का टूर्नामेंट भी स्टार्ट होगा, जो मार्च माह तक ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो खेल का माहौल है वो गिरिडीह जिला में बना रहे और खिलाड़ियों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने खेल में सुधार करें और जो आपका लूपहोल्स है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, टूर्नामेंट्स के ज़रिए और प्रैक्टिस के ज़रिए अपने गेम को निखारें और राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करें। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 COD पटेल नगर में नवयुवक क्लब के द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बाबत नवयुवक क्लब के अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह रही कि रक्तदान करने वाले सभी युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। इस शिविर में श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव की भूमिका काफी सराहनीय रही। शिविर को सफल बनाने में कृष्णा यादव, पवन यादव, राजेश यादव, रंजीत, नीलेश राय, विशाल चंद्रवंशी, प्रथम कुमार, नीरज, मणि कुमार, पिंटू कुमार की सराहनीय भूमिका रही। आज हम लोग पटेल नगर नेवो क्लब हनुमान मंदिर के पास हम लोग रक्तदान का शिविर स्टार्ट किए। सुबह से अभी तक हम लोग 20 यूनिट दे चुके हैं। पूरा हम लोग का 30 यूनिट देना है। अब बहुत ही अच्छा, जितना भी नौजवान लड़का है सब यहाँ पर अच्छा से दे रहा है। अब बहुत सबसे बड़ा बात यह है कि जितना यहाँ पर 90% लड़का जो है
फर्स्ट टाइम खून दे रहा है और सब बहुत ही खुश है। जब से कोरोना संक्रमण का दौर चला है तब से ही रक्तदान के क्षेत्र में काफ़ी कमी आई, लेकिन इस बीच हम लोग देखें कि बहुत सारे रेगुलर डोनर जो कोरोना के डर से भले ही डोनेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बीच कई नए डोनर जो हैं वो सामने आए और रक्तदान करने की शुरुआत की। इसी कड़ी में आज नवयुवक क्लब पटेल नगर के द्वारा भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ही किया जाता, पर उस समय कुछ व्यस्तता के कारण उस वक्त ये शिविर नहीं हो पाई। आज ये शिविर पटेल नगर में हो रही है और यहाँ पर ज़्यादातर नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार आज यहाँ रक्तदान किया। काफ़ी जोश के साथ ये लोग रक्तदान कर रहे हैं और यही लोग हैं जो आगे चलकर लगातार रक्तदान करेंगे। और गिरिडीह में हम देखते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जो किडनी फेल्योर की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लगातार रक्त की ज़रूरतें होती हैं, जिनकी पूर्ति उम्मीद है कि ऐसे ही युवा जुड़ते रहेंगे तो इनकी पूर्ति होती रहेगी। शहर के गिरिडीह पचम्बा रोड के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल को सीबीएसई द्वारा उच्चतर प्राथमिक शिक्षा की मान्यता मिल गई है। बताया गया कि +2 की मान्यता को लेकर विद्यालय प्रबंधन काफी लंबे समय से प्रयासरत था। अब इन क्षेत्र के विद्यार्थियों को +2 के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि न्यूनतम शुल्क पर विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण कर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बताया गया कि विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में विद्यालय के निर्देशक मुमताज अली एवं प्रधानाचार्य अनीता सिन्हा का अहम योगदान है। आज इस विद्यालय के लिए दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि आज 12वीं की शिक्षा के लिए इसे मान्यता मिली है, जिसके लिए विद्यालय प्रबंधन काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत था और इसकी सारी तैयारियां लगभग पहले ही कर ली गई थी, जिसमें उत्कृष्ट साइंस व कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, इसके अलावा अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। इस विद्यालय के निदेशक सर मुमताज अली और प्रधानाचार्य अनीता सिन्हा का काफ़ी लंबे समय से यह प्रयास था कि इस क्षेत्र के छात्रों के लिए यहाँ पर +2 की शिक्षा दी जाए और उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया। अंततः यह इच्छा उनकी पूरी हुई है और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन और हम सभी शिक्षक और अभिभावकगण काफ़ी उत्साहित हैं कि यहाँ +2 की पढ़ाई हो पाएगी और वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। इधर सरकार के आदेश के बाद विद्यालय में कक्षा 8, 9 और 11वीं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। लगभग 1 साल के बाद विद्यालय में कक्षाएं शुरू होने से छात्रों में खुशी का माहौल है। वहीं विद्यालय प्रबंधक के द्वारा विशेष एहतियात बरता जा रहा है। सभी बच्चे मास्क लगाकर विद्यालय आ रहे हैं, जहां थर्मल स्क्रीनिंग कर बच्चों को विद्यालय में एंट्री दी जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए छात्रों को कक्षा में बिठाया जा रहा है। मौके पर छात्रों ने कहा कि लॉकडाउन से उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। इसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, मगर उसमें काफी समस्या होती थी। 1 साल बाद विद्यालय आकर पढ़ाई करने में वे काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। Today I am very happy because our school is reopened, and I am very glad that all the students in our class also following all the guidelines of government, like social distancing, and they are keeping sanitizer with them, and they are following, and they are keeping and in class also they are. School is reopening after 1 year, and we are feeling very glad. Because I was missing my teachers and my friends too much, and here we are following the government guidelines, and during the entry of the school we are using sanitizer, and 1 meter distance is also using here. लगभग 1 साल के बाद स्कूल खुल रहा है। हमें स्कूल आकर के बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि बहुत साल के बाद ऑनलाइन क्लास में होने के बाद भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद लग रहा है कि अच्छे से पढ़ाई होगी। और यहाँ हम सरकार के गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हर बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में सैनिटाइज़र होने के बाद, थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही स्टार्ट होता है क्लास। और क्लास में भी हर बच्चे मास्क पहन के बैठते हैं और हमारे टीचर्स भी मास्क पहन के हमें पढ़ाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह मध्य भाग की बैठक मंगलवार को बेरगी स्थित मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा के आवास पर हुई। बैठक में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहवादी और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने मध्य भाग के लिए मनोनीत उपाध्यक्ष खीरोघर दास, सुरेश सिन्हा, फूला देवी, शंकर वर्मा, महामंत्री गंगाधर दास समेत अन्य पदाधिकारियों को भाजपा का अंग वस्त्र एवं फूल माला देकर सम्मानित किया। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहवादी ने कहा कि पूर्व चुनाव की समीक्षा करते हुए हमें अपनी अगली रणनीति में जुट जाना है और मजबूती के साथ अगले चुनाव की तैयारी करना है। वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा को सख्त बनाने का आह्वान किया है। बैठक में मुख्य रूप से सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, संजीत सिंह, पप्पू दीपक, स्वर्णकार, सुरेश मंडल, अनूप सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। झूले रहिए माला भी चलिए लीजिए। पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सशक्त टीम का निर्माण कर रही है। आने वाले समय में ये आताताई सरकार, हिटलर सरकार, धोखेबाज सरकार के खिलाफ में हम सबों को आर पार की लड़ाई लड़नी है और इसके लिए एक सशक्त टीम की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे जी के नेतृत्व में पूरे गिरिडीह जिला में सभी मंडलों का निर्माण किया जा रहा है। सभी साथी उसमें समायोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज गिरिडीह के फसिल के मध्य भाग के कार्य समिति की घोषणा हुई। ये सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग यहाँ आकर के इनके पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की और इनको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये सशक्त कमेटी है। मेरी बधाई है। ये आगे चल करके पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और झारखंड प्रदेश में गिरिडीह जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है। गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा, 2 लोकसभा और 34 मंडल और 382 शक्ति केंद्र हैं। यहाँ पर आज गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत गिरिडीह मध्य भाग में मध्य भाग का जो भारतीय जनता पार्टी प्रखंड की कमेटी है, इनके अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा जी हैं और अनिल वर्मा जी के द्वारा पूर्व में भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कमेटी की घोषणा की गई और प्रशिक्षण वर्ग भी लगाया गया। आज सभी भारतीय जनता पार्टी मध्य भाग के नव मनोनीत सभी प्रखंड के पदाधिकारी को इस क्षेत्र के लोकप्रिय निवर्तमान विधायक श्री निर्भय कुमार शहवादी जी और जिले के हमारे सभी मंच मोर्चा के पदाधिकारी लोग उपस्थित होकर अपने नव मनोनीत सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और शक्ति केंद्र के प्रभारी और सह प्रभारी को हम लोग अंग वस्त्र देकर और फूल माला से इन लोगों को स्वागत किए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह सशक्त टीम है और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत होगा।
पार्टी मेरे ऊपर बहुत ही आशा से मुझे मंडल अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया गया है। मैं अपना पूर्ण निष्ठावान एवं उस पर मैं पूर्ण खरा उतरूँगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं पार्टी को संगठित करने के लिए मैं पूर्ण रूप से सशक्त होकर के काम करूँगा। और मैं जितना भी कमेटी को मैं सभी सदस्य को बनाया हूँ, वो आशा करता हूँ वो सभी सशक्त हैं और सभी निष्ठावान हैं और सभी पार्टी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करेंगे। और आगे जो है मतलब जो हम लोगों को जिम्मेदारी दिया जाएगा प्रदेश से, जिला से, हम उनका पूर्ण निर्वहन करूँगा और अच्छा से अच्छा कार्य करने का मैं प्रयास करूँगा। मुफस्सिल थाना इलाके के फुलची पंचायत के भरकट्टा गांव स्थित व्यासदेव राय के घर में मंगलवार की सुबह आग लग गई। इस घटना में घर में रखे बिचाली, करीब 50 क्विंटल धान, कपड़ा, लकड़ी का बड़ा बक्सा, डीजे, साउंड सेट, 2 पानी मोटर पंप आदि जलकर राख हो गया। बताया कि घटना के बाद हो हल्ला पर स्थानीय लोग जमा हुए और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं फायर ब्रिगेड्स को भी सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड्स की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। घटना में करीब 3 लाख की क्षति की बात बताई जा रही है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना से पूरा परिवार आहत है। पारिवारिक सदस्य मदद की मांग कर रहे हैं। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर। मेरा इसमें जितना धान हुआ था सर लगभग 50 क्विंटल धान सर इसी में था। और इसमें डीजे सेट भी था सर, सब जल के राख हो गया। हम लोग सब बेघर हो गए सर। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा सर, कहाँ की करे पता नहीं। और 2 पैंप सेट सर, पैंप सेट भी जल गया सर। ये लाइन सर्किट किया कहीं, शॉर्ट सर्किट, उसी से जल गया। सुबह पता चला, जब से सुबह से सब लगा है। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संघ के पदाधिकारियों का चयन किया गया। वहीं चयनित लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला मंत्री राजीव रंजन व अध्यक्ष विनय सिंह उपस्थित थे। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 21 मार्च 2021 से होने वाली जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही प्रखंड कमेटी का गठन करते हुए संघ के पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। तो इस तरह का अगर खंडित हो जाएंगे हम लोग, कुछ पुराने साथी जो हमें जानकारी होगा, कुछ लोग अनुभव वाले भी उस समय थे, उनको भी मालूम होगा। उसके बाद से हम लोगों ने किसी तरह का न सदस्यता शुल्क लिए न किसी तरह का हम लोग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।